नमस्कार दोस्तों। वीएटीटीसी परिवार की तरफ से और आईमा की तरफ से आप सबका इस लाइव सेशन के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप सबको ज्ञान होगा कि आज हमारे 21वां कारगिल दिवस है। तो उन शहीदों को सादर नमन वीएटीटीसी परिवार, आईमा और आप सब की तरफ से, कि जिनकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। अगर मैं ये बात कहूं कि हमारी सेना जो बॉर्डर पे खड़ी है, हमारे देश का इम्यूनिटी है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी आने वाले किसी भी समस्या को रोक देने का कार्य करती है। तो दोस्तों, सादर नमन उन वीरों को, उन शहीदों को, और नमन है उन परिवारों को जिन्होंने ऐसे शहीद दिए, वीर दिए, जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सादर नमन। दोस्तों, हर फ्राइडे या सैटरडे कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वीएटीटीसी परिवार की तरफ से भास्कर जोशी जी, जो हमारे होनहार थेरेपिस्ट भी हैं, एक अच्छे टीचर भी है जो पढ़ाते हैं। तो वीएटीटीसी परिवार ने उनको वीएटीटीसी का लेक्चरर नियुक्त किया है। तो भास्कर जोशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं वीएटीटीसी परिवार की तरफ से, आईमा की तरफ से और आप सब की तरफ से भी। मैं ही बोल देता हूं, आप सब की तरफ से भी। तो आगे हम बात करेंगे तो कह सकता हूं कि टुडे विल बी डिस्कस अबाउट नेक पेन, कि आज जो हम चर्चा या बातचीत करने वाले हैं नेक पेन के ऊपर। और दोस्तों, क्लास के एंड में एक बहुत जबरदस्त चीज आपको दूंगा, शास्त्रों, हमारे जो भारतीय संस्कृति के अनुसार, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। इस संडे कुछ अलग चीज बताऊंगा और अगले संडे फिर उसका दूसरा सिस्टम भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम चर्चा करते हैं नेक पेन के ऊपर, गर्दन का दर्द। बड़ा भयानक पेन है, अच्छे भले इंसान को डिप्रेशन में ला देता है। लेकिन यहां एक हम लोगों की धारणा है कि गर्दन में दर्द हुआ और नाम लेते हैं सर्वाइकल पेन हो गया। कहां तक सत्य है कि हर दर्द, गर्दन में होने वाले हर दर्द को सर्वाइकल पेन कहा जाए? कि सबसे पहले मैं कुछ कॉज बता रहा हूं आपको, वो समझिएगा ध्यान से, कि नेक पेन होने का पहला कॉज या पहला कारण हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी के कारण आपको नेक पेन हो सकता है। और ध्यान से समझिए आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं इसको, उसके बाद उपचार बताऊंगा आपको लास्ट के अंदर। हाइपर एसिडिटी का मतलब आपके स्टमक, इस पार्ट में एसिड का बढ़ जाना। जब यहां पर एसिड की अधिकता हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा, तो बिल्कुल इसकी बैक साइड में यहां पर आपको स्टिफनेस आ जाएगी। इस जगह आप पेशेंट को देखेंगे जब आप खुद डायग्नोज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि पेन जो नेक में हो रहा है, कि रियल में वो एसिडिटी के कारण है, पहचान सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना कि स्पाइन के दोनों तरफ तकरीबन एक अंगूठा छोड़ दीजिए आप, ठीक है, और दोनों तरफ दबाएंगे आप, प्रेशर देंगे थोड़ा। अगर यहां दबाते ही आपका नेक रीजन रिलैक्स हो जाता है,
तो आप तुरंत डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको जो नेक पेन है वो हाइपर एसिडिटी की वजह से, नॉट ए सर्वाइकल। पहला कॉज समझ आया होगा आपको। दूसरे कॉज की बात करता हूं। दूसरा कॉज जो इसमें लिया गया है स्ट्रेस। तनाव या हाइपरटेंशन। वो जब होता है तो भी आपके नेक में पेन रहता है इस पार्ट के अंदर, और बीपी की वजह से भी नेक पेन आता है। बीपी हाई है तो अक्सर वो पेन आता है, तो इस जगह आता है। आपको समझ रहे हैं आप मेरी बात को ध्यान से, कि वो पेन आपको यहां मिलेगा। दो कॉज बताए मैंने आपको, स्ट्रेस, और तीसरा कॉज है, अगर फीमेल की मैं बात करूं, अगर आपके यूट्रस में फाइब्रोसिस है या फाइब्रोड है, गांठ है, तो भी आपके नेक पेन होगा। अगर यूट्रस रिमूव हो गया तो भी आपको नेक पेन रहेगा। लगभग 75% केस में ऐसा होता है। तो पहले तो हमने कारण देखना है कि किस कारण से नेक पेन होता है। अब इसके बाद बात करूं मैं सर्वाइकल की। जो रियल डिजीज सर्वाइकल प्रॉब्लम है ही 20 से 30%, 20 से 30%, 20-30%, है ना। दो टाइप का होता है। मैं होलिस्टिक साइंस के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूं कि दो टाइप का सर्वाइकल पेन होता है या नेक पेन आपको होगा। पहला, वो पेन आपके नेक के पीछे से, यहां से होता है, और जिसमें वर्टाइगो भी साथ में होगा, चक्कर आएंगे। यहां से पेन बढ़ता हुआ, देखिए गौर से समझिएगा, ये पेन बढ़ता हुआ यहां से बाजू में और इनर साइड से स्मॉल फिंगर तक और रिंग फिंगर तक आएगा, इन दोनों फिंगर तक। जो यहां से देखिएगा इस जगह से, और अक्सर यहां से भी मिलता है, और ये दोनों पेन कहां तक आएंगे आपके स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर तक। वो किसी भी साइड में आ सकता है, आपको लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरा सर्वाइकल, यस बोन का मतलब आप जब नेक को आगे और पीछे मूव करते हैं ऐसे, इस कंडीशन में अगर आपको नेक पेन हो रहा है तो आप इसे पहचान सकते हैं। दूसरा नो बोन सर्वाइकल। नो बोन सर्वाइकल का मतलब नो की कंडीशन। नो की कंडीशन क्या है हमारी, ये नहीं, है ना। जब ये नो की कंडीशन होगी और पेन मिलेगा आपको आउटर साइड से, ध्यान से समझिएगा, पेन मिलता है आपको इस पार्ट से, और इस पार्ट से बढ़ता हुआ आपके बाजू में कहां तक जाता है, इंडेक्स फिंगर, थंब और रिंग फिंगर, इन तीन के अंदर आएगा। क्योंकि बहुत बार यह सर्वाइकल पेन आउटर साइड से होता है, लेकिन पेन यहां फ्रंट से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे अंगूठे तक जाता है, ठीक है। या पेन मिलेगा आपको इस बाहर की तरफ से इंडेक्स फिंगर तक, इस इंडेक्स फिंगर तक हमारे, या रिंग फिंगर, तीनों फिंगर में एक साथ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये नो बोन सर्वाइकल का सिम्टम बता रहा हूं, आपने पहचानना है। अब यहां पर कौन से चैनल कार्य करते हैं इसके अंदर, और बता दूं कि कौन से चैनल में, अगर आपको मेडियन का नॉलेज है तो आप पहचान सकते हैं कि कौन से चैनल का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको यस बोन पेन है, नेक आगे और पीछे करने में पेन आता है, तो यूबी यानी यूरिनरी ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन, और साथ में ट्रिपल वार्मर। अगर आपको नो बोन का पेन है तो कौन से मेडियन इफेक्टेड होते हैं इसके अंदर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स, और थोड़ा ट्रिपल वार्मर। तो पहले हमने पहचानना है कि नेक रीजन
का कारण क्या है कि आपके पास कोई रोगी आता है और आप सीधे बोलते थे सर्वाइकल, एक रटा रटाया वर्ड। मैं यहां किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा, किसी सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमें जरूर समझना है कि रियल में पेन कहां पर है और उसका कारण क्या है। देखिए, सैद्धांतिक बात है कि जब तक कारण का इलाज नहीं होगा तो निवारण नहीं हो सकता। कारण का इलाज नहीं होगा तो निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि इलाज हमने रोग का नहीं करना, कारण का करना है। रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कि आपने कारण को पहचान लिया, उसके बाद आप ट्रीट करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और तुरंत मिलेंगे, और इसमें तुरंत आपको रिजल्ट भी मिलेगा और रोगी रिलैक्स भी फील करता है। क्योंकि डायग्नोज सबसे बड़ी चीज है, जो थेरेपिस्ट डायग्नोज नहीं कर सकता, नॉट ए गुड थेरेपिस्ट। डायग्नोज आपको आना बहुत जरूरी है। अब मैं आगे बात करूं इसी के अंदर कि इन्हें उपचार क्या देंगे। नेक पेन समझ आया आप लोगों को? शाबाश। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हाइपर एसिडिटी के कारण प्रॉब्लम है, विहान जी अभी पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिएगा। मास्टर ट्रीटमेंट दे रहा हूं आपको। अभी मैंने चैनल बताए थे, पॉइंट्स नहीं बताए। पॉइंट्स तो अब चर्चा करूंगा मैं आपसे। अगर हाइपर एसिडिटी के कारण प्रॉब्लम है तो दो बिंदु पर कलर थेरेपी का यूज करेंगे आप। अगर हाइपर एसिडिटी के कारण आपको नेक पेन हो रहा है या आपके किसी रोगी को हो रहा है, तो आपने क्या करना है, एसटी यानी स्टमक का 44 और स्प्लीन का 4 SP4, इन दोनों पर ब्लैक कलर लगा दीजिए आप। इन दोनों पर ब्लैक कलर लगा दीजिएगा, काला रंग मार्कर लेकर उन पे आप कलर लगा सकते हैं और आपको परिणाम 100% मिलेगा। क्योंकि मैं यहां क्यों बता रहा हूं आपको कि सर्वाइकल रीजन के अंदर यानी नेक रीजन में हमारे 7 वर्टिब्रा होते हैं। C1 यहां बिल्कुल स्कल के नीचे जो गड्ढा होता है, मोर रीजन मेडुला ऑब्लांगेटा, यहां से स्टार्ट होकर C7 तक आता है, जिसमें सर्वाइटिब्रा 3 और 4 का सीधा संबंध हमारे स्टमक के साथ होता है। जब भी आपका पाचन बिगड़ता है तो भी आपको नेक पेन पे इफेक्ट आ सकता है आप, क्योंकि स्टमक का कार्य डाइजेशन करना। अगर उसमें कहीं अनबैलेंसिंग आ गई तो सीधा C3 और C4 पे इफेक्ट आता है। कि ये हम सब जानते हैं कि नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है सर्वाइकल रीजन, लेकिन पाचन के या हमारे लोअर ऑर्गन जो हैं यानी से नीचे के जो ऑर्गन, उनमें भी इफेक्ट डालते हैं। तो C3 और C4। उसके बाद अगर आपका नेक पेन स्ट्रेस रीजन के कारण है तो 2 स्टार मैग्नेट, अगर आप माइक्रो एक्यूपंक्चर या मेरिडियन जानते हैं, कि माइक्रो मेरिडियन अगर आप जानते हैं तो 2 ही बिंदु अगर आप बॉडी पे भी करना चाहे, मैन मेरिडियन के अंदर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस के कारण नेक पेन आ रहा है तो पेरिकार्डियम का 8 नंबर और लीवर का 1 नंबर, इन दोनों पे आप दबाव दे सकते हैं। माइक्रो में आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, बॉडी पर लगाना चाहें तो 5 स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ट्रीट करना। इससे आसान क्या बताऊं खान साहब? बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं। और मेरिडियन डिटेल कल आपको वैसे भी इन बिंदुओं की लोकेशन चाहिए तो हमारे महेश जी बिल्कुल लोकेशन के साथ फेसबुक पे डालते हैं। फेसबुक पे डालते हैं, उन पे कहां प्रेशर देना लोकेशन दी होती है, आप उन पे दबाव दे सकते हैं। कि सिंपल थ्योरी है कि आपने P8 की लोकेशन यहां आती है मस्तिष्क रेखा के ऊपर, इस जगह। अगर आप उसे यहां प्रेशर देते हैं, 2 मिनट दबा के रखना, छोड़ दीजिएगा। 2 मिनट दबाना छोड़ना है, 2 मिनट ही प्रेशर देना है।
कि दबाया और छोड़ दिया, दबाया और पहला बिंदु आपने ये लिया। दूसरा L1 जो अंगूठे के बिल्कुल लीवर का एक नंबर जो लीवर का आता है हमारा पैर में, देखिए आप गौर से इस अंगूठे को देखेंगे आप, तो अंगूठे की इस साइड के अंदर यहां इसकी लोकेशन आ रही है L1 की, इस जगह। इसे यहां आप दबा सकते हैं, इस जगह दबा सकते हैं लीवर के एक नंबर को। तो इन दोनों बिंदुओं को दबा सकते हैं अगर स्ट्रेस के कारण आपको नेक पेन हो रहा है। उसके बाद बात कर रहा हूं यस बोन, सर्वाइकल और नो बोन के बारे में। जी परमजीत जी, इसी पे चल रहा हूं आगे, धीरज तो रखिए। यस बोन सर्वाइकल दो बिंदुओं के माध्यम से बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपने ये देखना है कि पेन यस बोन का है, नेक के पीछे से आएगा और हाथ में कौन सी साइड आ रहा है, लेफ्ट आता है कि राइट आता है, नीचे की तरफ कौन सी साइड में जा रहा है, या नेक में भी पर्टिकुलर इस पार्ट के अंदर ज्यादा हो रहा है। तो सिंपल सा है कि जिस तरफ पेन है उस तरफ यूबी का 62 नंबर 62, यूबी 62, यूरिनरी ब्लैडर का 62 नंबर लोकेशन बिल्कुल पैर के टखने के नीचे, यहां लोकेशन आएगी इसकी बिल्कुल टखने के नीचे। और दूसरा बिंदु उसके ऑपोजिट साइड SI3, यहां लोकेशन आएगी इसकी SI3 की। इस तरह से आप इन दोनों बिंदुओं को ले सकते हैं कि यस बोन सर्वाइकल है तो यूबी का 62 जिस तरफ पेन है उस तरफ लगाएंगे, और SI3 उसके ऑपोजिट लगाएंगे। लेकिन बहुत बार होता है कि दोनों तरफ पेन होता है ना, तो दोनों बिंदु बोथ साइड लगाएंगे। दोनों बिंदु बोथ साइड लगाएंगे, यूबी 62 और SI3। अब दूसरा जो आता है ये नो बोन सर्वाइकल, यानी आपको इस मूवमेंट में अगर पेन हो रहा है और इस मूवमेंट में पेन मिलता है आपको बाहर की तरफ से, नो बोन सर्वाइकल, तो जिस तरफ पेन है उस तरफ 41 गॉल ब्लैडर का 41, G41 कह सकते हैं आप उसे, या GB41 या गॉल ब्लैडर 41, और उसके ऑपोजिट साइड लगाएंगे ट्रिपल वार्मर का 5 नंबर TW5। और ये पेन लगभग एक साइड ही मिलेगा आपको। और यहां एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, अगर नो बोन सर्वाइकल है तो 40 से 45% कोज उसका यह भी है कि उस व्यक्ति को गॉल स्टोन हो सकता है, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उसके बाद का सिम्टम भी यह आता है कि आउटसाइड नेक पेन मिलता है। तो जो कोज बताए उनको आपने समझा, मैंने उनके बिंदु बताए वो आपको समझा। अब नो बोन सर्वाइकल से आप वजन कम कर सकते हैं, इस मूवमेंट से आप वजन कम कर सकते हैं और बहुत जल्दी कम होता है। लेकिन कैसे करना है, कब करना है, ये जरूर सुन लीजिएगा कि वजन तो कम हो जाएगा, कि आपने ये दिन में 3-4 बार या 5 बार रोजाना करना है। और कब करना है, जब भी आपके सामने खाने की चीज सामने आए तब आपने ऐसे कर देना कि मैंने नहीं खाना। तो देखिएगा धीरे धीरे आपका वजन कम हो जाएगा, आप दुबले पतले हो जाएंगे। तो अभी यही बात कर रहा हूं, थोड़ी खाने की एक डिफरेंट बात आपसे कर रहा हूं। देखिए आप अच्छे डाइटिशियन भी हो सकते हैं और हैं भी, नॉलेज भी लिया होगा आप लोगों ने, या आप किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशन से
पूछते भी हैं सर हमें क्या खाना चाहिए, या डॉक्टर की सलाह से या उपचारक जो थेरेपिस्ट उसकी सलाह से पूछते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं अक्सर क्लासेज में एक बात कहता हूं कि भारतीय कल्चर के अंदर मैं ये बोलूं कि हर बात यानी जो कमेंट कहावत वो साइंटिफिक है। तो आज आपसे मैं कुछ ऐसी कहावत की बात कर रहा हूं, एक कहावत की बात कर रहा हूं जो बेस रखती है आयुर्वेदा से। अभी कुछ लिटरेचर पढ़ रहा था, वो अचानक मेरे सामने आ गया मेरे नोट्स के अंदर। तो मैंने सोचा आप लोगों से आज जो कुछ चीजें भूल जाता हूं कई बार, तो वो आपसे डिस्कस करूं कि 12 महीनों में एक सिंपल चीजें बता रहा हूं कि एक आसान लैंग्वेज में किस महीने में हमें क्या नहीं खाना। एक ही चीज बताऊंगा हर महीने के, आपने छोड़ दीजिएगा। कि कहते हैं चैत्र गुड़, यानी इसके साथ आपको भारतीय महीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी हमारे नया वर्ष कब शुरू होता है? चैत्र के महीने से, है ना। तो 12 महीनों का आपने ध्यान रखना है। सीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर महीनों की बात कर रहा हूं। 12 महीने इनके हमारे जो भारतीय नेम वो भी याद रखिएगा और प्रयास कीजिएगा आप लोग इसे याद कैसे करें हम लोग। कि चैत्र गुड़ यानी चैत्र मास के अंदर गुड़ नहीं खाना चाहिए। ये मैं शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं आपसे। जिन ऋषि मुनियों को, जिन विद्वानों को हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं, उन साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, उन वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं आपसे जो आज चर्चा कर रहा हूं, जिन्होंने ये लिख दिया कभी। चैत्र गुड़ बैसाखे तेल, यानी बैसाख के महीने के अंदर कम से कम ऑयल का यूज करें, कम से कम तेल का यूज करना है आपने। चैत्र गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में पेठा। पेठा अगर आप समझे तो ठीक, वरना पंपकिन। पंपकिन आप समझ सकते हैं, कद्दू जिसे आप कद्दू भी बोलते हैं, कुछ हलवा कद्दू बोलते हैं उसे, उसका नाम बता रहा हूं। कि जेठ के महीने में यानी ज्येष्ठ का महीना जो है, और आपको दिखा दूं कि पंपकिन कैसा है तो आप समझ जाएंगे। ये पंपकिन ज्येष्ठ के महीने में पंपकिन नहीं खाना चाहिए, या कह दूं जेठ में पेठा और आषाढ़े बेल। आषाढ़ का जो महीना हो अभी निकल चुका है हमारे, आषाढ़ के महीने के अंदर बेल नहीं खानी चाहिए। बेल का अर्थ बेलगिरी, किसी भी फॉर्म में ना लें, उसका जूस ना लें। बेलगिरी का जूस बनता है वो मत लें, उसका मरब्बा बनता है वो ना लें। इस महीने के अंदर बिल्कुल ना खाएं। सावन साग, तो दोस्तों सावन के महीने के अंदर साग का मतलब पत्तेदार, पत्तेदार जो सब्जियां होती है वो नहीं खानी चाहिए। क्यों सब कहेंगे ग्रीन वेज खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, लेकिन क्यों नहीं खानी चाहिए कॉज बता रहा हूं। कि सावन के अंदर बारिश बहुत ज्यादा होती है और इस बारिश के अंदर जीव जंतु भी अधिक मात्रा में होते हैं जो घास के अंदर रहते हैं। आप अक्सर पालक भी लेने जाएंगे तो आप गौर से देखिएगा, उसमें काफी कीड़े आपको, कीट यानी इंसेक्ट मिलेंगे आपको उसके अंदर। इसलिए इस महीने के अंदर यह नहीं खाना चाहिए। उसके बाद भादो महीना, यानी भादो का महीना जो होता है, अभी सावन चल रहा है, रक्षाबंधन के बाद भादो लग जाएगा। उसके बाद भादो लग जाएगा, मही। भादो में मही, मही का अर्थ है छाछ, मट्ठा जिसको बोलते हैं। कि दूध को जमाया, दही के बाद जो छाछ निकलती है, मक्खन निकालने के बाद, उसका आप लोग छाछ नहीं खानी है। अभी आंसर यही तो दे रहा हूं मैं जी, उसमें छाछ।
उसे कबास के बाद आता है आसोज का महीना। तो उस आयुर्वेद के अंदर आसोज को क्या कहते हैं? क्वार करेला। यानी आसोज का महीना जो है उसे क्वार का महीना भी कहते हैं। क्वार बोलते हैं, क्वार आधा के वार, क्वार करेला। यानी आसोज में कभी भी करेला मत खाइए, क्योंकि पतझड़ शुरू हो जाता है, ड्राइनेस बॉडी में ज्यादा रहती है, और करेला कॉन्स्टिपेशन भी करता है, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। कार्तिक दही, यानी आसोज के बाद कार्तिक का महीना जब आता है उसमें दही का प्रयोग ना करें। उसके बाद मार्गशीर्ष बोलते हैं, यानी मिंगसर भी कहा जाता है, जिसमें जीरा। अब अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जीरे का पानी पीजिए पतले हो जाएंगे, जीरे का पानी पीजिए पतले हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप मिंगसर यानी मार्गशीर्ष महीने के अंदर जीरे को यूज करते हैं बहुत मात्रा के अंदर, तो आप बीमार हो जाएंगे ठीक होने की बजाय। पो में धनिया, यानी पौष मास जो होता है में धनिया। अब अक्सर लोग फिर सुना मैंने कि धनिया पीजिए, धनिया का पानी पीजिए, कि धनिया का पानी पीजिए। लेकिन इस महीने के अंदर क्यों धनिया की तासीर बहुत शीतल होती है, ठंडी होती है। अगर इस महीने में अगर आप पीते हैं, यानी सर्दी ऋतु आरंभ हो जाती है यहां से लगभग, अगर इस महीने में पिएंगे तो आपके शरीर को ठंडा कर देगी, आपकी बॉडी के सिस्टम को ठंडा कर देती है। उसके बाद आता है माघे मिश्री। माघ का जो महीना आता है, माघ का जो महीना आता है, इस महीने के अंदर मिश्री का सेवन नहीं होता, क्योंकि मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है। और फागुन चना, यानी होली के आसपास जो फागुन का महीना होता है, इसके अंदर चने का अर्थ है कि बेसन की कोई भी वस्तु ना खाएं। कि बेसन की कोई भी चीज ना खाएं। अगर ये 12 महीनों के अकॉर्डिंग एक एक चीज का भी आप उस महीने में त्याग करते हैं, तो ये कहता आयुर्वेद कि जो इतना परिहरे, यानी इतना परहेज करे, ताघर वेद पैर ना धरे, कि उसके घर ना तो वैद्य ना डॉक्टर, कुछ भी इंसान पैर नहीं धरेगा। तो आप इसे बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जब बात करूंगा आपसे, लाइव जब आऊंगा, तब क्या खाना चाहिए इस पे चर्चा करूंगा, किन 12 महीनों के अंदर और कौन से महीने में इंसान को रगड़ कर नहाना चाहिए, करूंगा आपसे साइंटिफिकली कि इस महीने में ही रगड़ कर क्यों नहाना चाहिए आपको। तो बड़ी आसानी से इसे आप समझ सकते हैं। अगर इतना परहेज आप लोग कर लें, इतनी बैलेंसिंग कर लें, तो मैं यहां किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चीज समझा रहा हूं कि आप लोग, कई बार हमने देखा कोई समझा रहा है कि धनिया का पानी पीजिए, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान से, और मैं ये कहता हूं कि राजस्थान के अंदर आयुर्वेद का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, और सब थेरेपियां आयुर्वेदा से निकली, यानी आयुर्वेदा सबकी जननी है। अगर ये बात गलत ना ही है तो मेरे ख्याल से गलत तो बिल्कुल नहीं होगी, और कभी मौका मिलेगा तो एक एक चीज बता दूंगा कौन सी थेरेपी कहां से निकली है, कि उससे इनका निकास हुआ और डेवलप हुई। तो आप इसे बड़ी आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन नहीं खाना है फागुन के महीने में, स्मृति जी, चना नहीं खाना है। हम लोगों ने सिद्धांत बना लिए अपने अनुसार, हम लोगों ने अपने अनुसार सिद्धांत बना लिए। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझाया था, मैंने बताया भी था कि क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। तो बड़ी आसानी से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं।
तो इसे आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट में जब चर्चा करूंगा तो इसी सिद्धांत को, इसी दोहे को लेकर चलूंगा कि क्या खाना चाहिए आपको। तो बड़ी आसानी से लोग अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। कि दोस्तों आपसे एक चर्चा कर रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण, कि 27 से हमारा आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर क्लास स्टार्ट हो रही है। आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर का अर्थ आपको समझा दूं कि आयुर्वेद को आप सभी जानते हैं, आयुर्वेदिक, और एक्यूपंक्चर का अर्थ है निडल लगाना, छेद करना, यानी सूची का भेदन कहा जाता है इसे। सूची का बोलते हैं निडल को, और भेदन करना है छेद करना। भेदन का अर्थ है छेद करना, सूची का भेदन या एक्यूपंक्चर। कि अभी तक बॉडी मेरिडियन सिस्टम में हमने जो बॉडी मेरिडियन सिस्टम हमारा ये है, जिसपे 361 पॉइंट्स की खोज हुई, 361 एक्यू पॉइंट्स की खोज हुई। बाद में 36 एक्स्ट्रा बिंदुओं की खोज हुई। अब कॉम्बिनेशन लिया कि आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि ये थ्योरी काम करती है हमारी 5 एलिमेंट्स के ऊपर, और आयुर्वेद भी काम करता है पंच तत्व, और पंच तत्व में डिवाइड हमारे 3, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। समझ गए? इसमें से इन 36 बिंदुओं का यूज किया कि हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें आपको समझाया जाता है इस क्लास के अंदर कि वात, पित्त और कफ को कैसे डायग्नोज करेंगे। नाड़ी के आधार पर, वाणी के आधार पर, आंखों के अनुसार, स्ट्रक्चर के आधार पर, नाखून के आधार पर, और बहुत से सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर डायग्नोज किया जाता है कि वात नेचर है या पित्त नेचर है या कफ नेचर है। उसके बाद डायग्नोज होता है सिम्टम्स के आधार पर भी, और नाड़ी के आधार पर भी डायग्नोज होता है कि इस समय व्यक्ति के अंदर क्या इंक्रीज है, कि वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। अब बिना किसी मेडिसिन के, कि बिना किसी दवा के अगर हम बैलेंस करना चाहें तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। तो 36 बिंदुओं को यूज किया, जिनके अंदर से 12 बिंदु वात, 12 बिंदु पित्त और 12 बिंदु कफ, कि अब इन बिंदुओं पर निडल लगा देते हैं, पंक्चर कर देते हैं या प्रेशर भी देते हैं, तो उनसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। देखिए, एक समय में लैब नहीं होती थी, एक समय के अंदर लैब नहीं होती थी, तो क्या उस समय यूरिन की जांच नहीं होती थी या स्टूल की जांच नहीं होती थी? होता होगा जरूर। यानी आयुर्वेद के अंदर किस तरह से यूरिन की जांच की, यूरिन के माध्यम से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सा सिम्टम, बड़ी आसानी से खुद अपना यूरिन आप जांच कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। स्टूल के माध्यम से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपका स्टूल कैसे पास हो रहा है, और आपके इस समय बॉडी के अंदर कौन सी चीज की अधिकता, वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है। ये सारा इस क्लास के अंदर आपको समझाया जाएगा कि कैसे एलिमेंट से कनेक्शन है इनका, और कैसे हम इन 36 बिंदुओं को इनसे बैलेंसिंग कर सकते हैं, जिसके परिणाम आप पहली सिटिंग के अंदर रोगी के अंदर देख सकते हैं। रोगी के अंदर पहली सिटिंग में आप देख सकते हैं। तो परसों 27 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपका मन हो, इच्छा हो, तो जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और एक बहुत ही कम फीस के अंदर ये कोर्स करवाया जा रहा है। बड़ी आसानी से इसे समझाया जाएगा और सीख सकते हैं बहुत आसानी से आप इसे, मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इतनी चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो एक बार फिर मैं उन शहीदों को नमन करता हूं आज कारगिल दिवस के ऊपर, और भास्कर जोशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपको दी हमारे डॉक्टर शाइस्ता अयूब खान ने।
इनफर्टिलिटी के ऊपर, यानी बांझपन। और एक्यूप्रेशर के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूं कि बहुत अच्छा कार्य किया है इसके ऊपर, कि जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम थी, बेबी नहीं हो रहे थे और एक्यूप्रेशर से पॉसिबल हुआ, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं प्रभु इस थेरेपियों की वजह से, ईश्वर की कृपा से। तो बड़ा अच्छा उन्होंने डीपली समझाया कि एक आसान लैंग्वेज के अंदर हम अपने आप की बीमारियों को कैसे समझ सकें। तो हम इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।